YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आज हमारे पास सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज हैं और हम इस पर एक कह सकते हैं गहरी और मजेदार बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ नाम याद रह जाते हैं, है ना? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। हाँ, और शायद वो महान स्नानागार। बस। लेकिन आज की हमारी कोशिश उस तस्वीर से कहीं आगे जाने की है। सही कहा। हम सिर्फ सिंधु घाटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता की बात कर रहे हैं जो प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया को दोनों को मिला दें तो भी उनसे ज्यादा बड़े इलाके में फैली थी। और यही तो दिलचस्प बात है। जब हम इन सारे स्रोतों को एक साथ रख के देखते हैं ना, तो एक हैरान करने वाली तस्वीर उभरती है। कैसी तस्वीर? ये सिर्फ नदी के किनारे बसे कुछ गांव और शहरों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे विशाल नेटवर्क की कहानी है जो तकनीकी रूप से अपने समय से बहुत आगे था और जिसके कई राज आज भी इतिहासकारों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। तो चलिए फिर इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं, परत दर परत। हाँ। सबसे पहले तो इसके आकार की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ही दिमाग घुमा देने वाला है। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि ये सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। 13 लाख? ये आंकड़ा सुनने में थोड़ा सूखा लगता है। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं कि ये आज के पाकिस्तान, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा और अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को मिलाकर बना था। क्या बात है! आज के कई देशों से भी बड़ा। हाँ, और इस विशालता को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके चारों कोनों को देखना। ठीक है, तो एक काल्पनिक सफर पे निकलते हैं। हाँ। उत्तर में सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा था? उत्तर में हम पहुंचते हैं जम्मू कश्मीर के मांडा में। मांडा? हाँ, जो चिनाब नदी के पास है। अब सोचिए, इसका मतलब है कि ये लोग हिमालय की तलहटी तक पहुंच चुके थे। अरे वाह, उन्होंने अलग अलग माहौल में रहना सीख लिया था। बिल्कुल। और अगर उत्तर से हम सीधे दक्षिण की तरफ जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे? तब हम एक बहुत लंबा सफर तय करके पहुंचते हैं महाराष्ट्र के दाइमाबाद में। महाराष्ट्र तक? हाँ, और यहाँ जो मिला है वो कमाल का है। क्या मिला है? तांबे का बना हुआ एक रथ, जिसे एक आदमी चला रहा है और साथ में गैंडे, हाथी और भैंसे की मूर्तियां भी हैं। एक मिनट। तांबे का रथ। हाँ। इसका मतलब है कि वे न सिर्फ धातु को पिघलाना जानते थे, बल्कि उसे मुश्किल आकृतियों में ढालने में भी माहिर थे। बिल्कुल। और ये चीज महाराष्ट्र में मिली है, सभ्यता के मुख्य केंद्र से बहुत दूर। ये तो उनके प्रभाव और व्यापार दोनों की पहुंच को दिखाता है। सही पकड़े, ये कोई मामूली बात नहीं थी उस जमाने में। और पूरा पश्चिम का फैलाव, वो भी कुछ कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पूरब में हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, यानी मेरठ के पास। हाँ, इसका सीधा मतलब है गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान, वहां तक उनकी पहुंच थी। और पश्चिम में, वहां तो कहानी और भी रोमांचक हो जाती होगी। हाँ, पश्चिम में हम पहुंचते हैं आज के बलूचिस्तान में, सुतका गेंदोर। सुतका गेंदोर, ये नाम तो किसी बंदरगाह जैसा लगता है। और ये था भी एक बहुत जरूरी व्यापारिक चौकी और बंदरगाह। यहाँ से जहाज जाते थे? हाँ, यहाँ से जहाज मेसोपोटामिया यानी आज के इराक और शायद ओमान तक जाते थे। तो एक तरफ हिमालय, दूसरी तरफ गंगा का मैदान और तीसरी तरफ समंदर का व्यापार। ये सब एक ही सभ्यता का हिस्सा था। इसीलिए हम इसे एक नेटवर्क कहते हैं। बिल्कुल, कोई एक केंद्र वाला साम्राज्य नहीं। ये सब सुनकर दिमाग में एक सवाल आता है, इतने बड़े और इतने अलग अलग इलाकों को एक साथ जोड़ के रखना, ये कैसे मुमकिन था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जरूर इनके शहर बहुत ही सुनियोजित और ताकतवर रहे होंगे। इनके शहर ही इनकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान थे। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये इंजीनियरिंग, योजना और संगठन के बेजोड़ नमूने थे। तो चलिए कुछ बड़े शहरों की सैर करते हैं। शुरुआत दो सबसे मशहूर नामों से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के बारे में बताइए, आखिर इसी के नाम पर तो पूरी सभ्यता का नाम पड़ा। हाँ, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे टाइप साइट कहते हैं। यहाँ कई चीजें मिली हैं, लेकिन जो चीज प्रशासन और संगठन की सबसे बड़ी गवाही देती है वो है यहाँ के विशाल अन्नागार। अन्नागार यानी अनाज के गोदाम? हाँ, ग्रेनरीज। और ये कोई छोटे मोटे गोदाम नहीं थे, एक बड़े चबूतरे पर लाइनों में बने हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वे अनाज को एक जगह जमा करते थे। क्या ये किसी तरह के टैक्स या केंद्रीकृत वितरण प्रणाली का संकेत है? बहुत हद तक ऐसा लगता है कि किसानों से अनाज इकट्ठा किया जाता था और फिर शायद जरूरत के हिसाब से शहर के लोगों में बांटा जाता था। ये तो एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के बिना मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे बड़े नाम पर, मोहनजोदड़ो।
इसका नाम ही बड़ा रहस्यमयी है, मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसका यही मतलब है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध इमारत है महान स्नानागार या द ग्रेट बाथ। हाँ, वो बड़ा सा तालाब। हाँ, ईंटों से बना हुआ, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। लेकिन मैंने सुना है कि मोहनजोदड़ो की असली खासियत ये स्नानागार नहीं बल्कि कुछ और ही है। आप शायद यहाँ की जल निकासी प्रणाली की बात कर रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम। और वो सच में अविश्वसनीय है। सोचकर देखिए, आज से 4,500 साल पहले एक ऐसा शहर था जहाँ लगभग हर घर में अपना बाथरूम और कुआं होता था। क्या बात है। और घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की नालियां थीं जो ढकी हुई होती थीं। ढकी हुई नालियां। हाँ, और ये छोटी नालियां सड़कों के किनारे बनी बड़ी मुख्य नालियों से जुड़ती थी। ये तो कमाल है। आज हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन 21वीं सदी में भी हमारे शहरों में पानी भर जाता है। यही तो बात है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये उनकी सोच को दिखाता है। सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ उनके लिए बहुत अहम था। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बड़े प्रशासनिक और शायद धार्मिक केंद्र थे। लेकिन इनके अलावा भी कोई खास शहर थे? बिल्कुल, कुछ शहर अपने खास काम के लिए जाने जाते थे, जैसे गुजरात का लोथल। लोथल तो एक बंदरगाह था, है ना? हाँ, एक हलचल भरा बंदरगाह शहर। यहाँ खुदाई में दुनिया की शायद सबसे पुरानी गोदी मतलब डॉकयार्ड मिली है, जहाँ जहाज आकर रुकते थे। सही। और यहाँ से मिली मेसोपोटामिया की मोहरें पक्का सबूत है कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। तो लोथल ही तरह से उनका ट्रेड हब था, कह सकते हैं। और गुजरात में ही एक और मशहूर जगह है धोलावीरा। उसकी क्या कहानी है? धोलावीरा जल प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है। अच्छा। वो कच्छ के रण जैसे सूखे इलाके में था, तो उन्होंने पानी बचाने का एक लाजवाब सिस्टम बनाया। शहर के चारों ओर विशाल जलाशय मतलब रिजर्वॉयर्स बनाए थे, और धोलावीरा से ही वो मशहूर साइन बोर्ड मिला है ना? हाँ, यहीं से सिंधु लिपि में लिखा हुआ एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिला है। आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। नहीं, सोच इस पर क्या लिखा होगा। धोलावीरा में आपका स्वागत है। काश हम जान पाते। अच्छा, एक और जगह कालीबंगा। राजस्थान का कालीबंगा। यहाँ से हमें खेती के बारे में अहम जानकारी मिलती है। वो जुते हुए खेत का सबूत? हाँ, हल से जोते गए खेत के निशान, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे पुराना सबूत है। और वहाँ अग्निकुंड भी मिले हैं? हाँ, एक लाइन में बने हुए, जिससे कुछ विद्वान अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ शायद अग्नि पूजा जैसी कोई प्रथा रही होगी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैंने पढ़ा है कि हाल की खोजों ने तो एक और बड़े खिलाड़ी को सामने ला दिया है। आप हरियाणा के राखीगढ़ी की बात कर रहे हैं। हाँ। और ये एक बहुत बड़ी खोज है। नए शोध के मुताबिक राखीगढ़ी अब तक खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हो सकता है। मोहनजोदड़ो से भी बड़ा? शायद। इसकी पूरी खुदाई अभी बाकी है, लेकिन इसने इस धारणा को और मजबूत किया है कि सभ्यता का केंद्र शायद घग्गर हकरा नदी के आसपास था। तो ये तो पूरी कहानी ही बदल सकता है। बिल्कुल। मतलब हम आज भी इस महान सभ्यता को खोज ही रहे हैं। ये सब सुन के मेरे मन में वही सवाल फिर से घूम रहा है। आखिर इस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा था? कोई राजा, कोई सम्राट? हमें पिरामिड या बड़ी बड़ी मूर्तियां क्यों नहीं मिलती? यही तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और दिलचस्प रहस्य है। जैसा आपने कहा, हमें मिस्र के फिराओं जैसे राजाओं के भव्य मकबरे या मेसोपोटामिया के महल नहीं मिले। तो फिर मतलब शासन था, पर शासक का कोई निशान नहीं। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में आपको एक ही आकार और अनुपात की पक्की ईंटें मिलेंगी। हर जगह? हाँ, तौलने के लिए एक जैसे बाट इस्तेमाल हो रहे थे। शहरों की योजना भी कमोबेश एक जैसी है। लेकिन एक मिनट, अगर ईंटें और बाट एक जैसे थे तो इसका मतलब तो एक मजबूत केंद्रीय सत्ता ही हुआ ना? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और यही इतिहासकारों के बीच बहस का मुद्दा है। एक मजबूत केंद्रीय सत्ता तो जरूर थी, लेकिन उसका स्वरूप क्या था ये साफ नहीं है। मतलब? हो सकता है ये किसी एक राजा का शासन न होकर व्यापारियों या जमींदारों की एक परिषद रही हो, या शायद एक पुरोहित वर्ग का शासन था। अच्छा। क्योंकि हमें शासक की शक्ति का प्रदर्शन करने वाली कोई चीज नहीं मिलती, इसलिए ज्यादातर विशेषज्ञ राजा शब्द का इस्तेमाल करने से बचते हैं। समझ गया। और ये व्यवस्था सिर्फ शहरों को चलाने तक सीमित नहीं थी, यहाँ उद्योग भी खूब फल फूल रहे थे। हाँ, ये सिर्फ खेती पर निर्भर समाज नहीं था। ये लोग बेहतरीन कारीगर थे। चन्हू दड़ो जैसे शहर
तो मनके बनाने की फैक्ट्री की तरह थे। मनके? हाँ, बीड्स, कीमती पत्थरों को काटकर, घिसकर, पॉलिश करके खूबसूरत मनके बनाए जाते थे, जिन्हें मेसोपोटामिया तक निर्यात किया जाता था। और कपड़ों का भी जिक्र आता है। बिल्कुल, ये दुनिया के पहले लोग हैं जिन्होंने कपास उगाना और उससे कपड़ा बनाना सीखा। कपड़ों से मिले हैं। हाँ, सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर लोग जानवरों की खाल पर निर्भर थे, तब ये लोग आरामदायक सूती कपड़े पहन रहे थे। क्या बात है। और वे धातु विज्ञान में भी माहिर थे। तांबे में टिन मिलाकर कांस्य मतलब ब्रॉन्ज बनाना जानते थे। तो एक तरफ सुनियोजित शहर, उन्नत उद्योग, एक संगठित लेकिन रहस्यमयी प्रशासन। लेकिन इन लोगों के विश्वासों के बारे में हमें क्या पता चलता है? इसकी एक झलक हमें उनकी दफन प्रणालियों से मिलती है। दफन प्रणालियां एक से ज्यादा थीं? हाँ, और यहाँ भी हमें विविधता दिखती है। खुदाई में मुख्य रूप से 3 तरह की प्रथाएं सामने आई हैं। 3 तरह की? पहली है पूर्ण दफन, जिसमें पूरे शरीर को कब्र में दफनाया जाता था। दूसरी है आंशिक दफन, जिसमें शायद बची हुई हड्डियों को दफनाते थे। और तीसरी है कलश दफन, दाह संस्कार के बाद। 1 मिनट, एक ही सभ्यता में 3 अलग-अलग तरीके, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या अलग-अलग वर्ग थे या अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग मान्यताएं थी? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब पुरातत्वविद ढूंढ रहे हैं। ये सामाजिक भेदभाव का संकेत हो सकता है या फिर समय के साथ बदलती हुई परंपराएं। एक और दिलचस्प बात यह है कि कब्रों में शरीर के साथ मिट्टी के बर्तन, गहने, ऐसी चीजें भी रखी जाती थीं। तो इसका मतलब है कि वे किसी तरह के परलोक या मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे? ऐसा ही लगता है। उनका मानना रहा होगा कि मरने वाले को दूसरी दुनिया में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कि ये उनकी सोच का एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। बिल्कुल। इन सब बातों के बीच एक चीज है जो इन सारे रहस्यों पर पर्दा डाले हुए, एक ताला जिसकी चाबी आज तक हमें नहीं मिली। आप लिपि की बात कर रहे हैं? हाँ, इनकी लिपि, सिंधु लिपि। ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे आकर्षक पहेली है। ये दिखती कैसी थी? क्या इसमें अक्षर थे अ, आ, ई जैसे? नहीं, ये एक चित्रात्मक लिपि थी। मतलब इसमें ध्वनि के लिए अक्षर नहीं, बल्कि चीजों और विचारों के लिए चित्र या चिन्ह बने होते थे। कितने चिन्ह थे? अब तक लगभग 400 से 450 अलग-अलग चिन्ह पहचाने गए हैं। और एक खास बात, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उर्दू की तरह? हाँ, बिल्कुल। तो अगर हमारे पास लिखावट के इतने नमूने हैं तो इसे अब तक पढ़ा क्यों नहीं जा सका? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, हमें कोई भी द्विभाषी लेख नहीं मिला है। द्विभाषी लेख मतलब जैसे मिस्र की लिपि को समझने के लिए रोजेटा स्टोन मिला था, जिस पर एक ही बात 3 भाषाओं में लिखी थी। अच्छा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, जो भी लिखावट मिली है वो बहुत छोटी है, ज्यादातर 4-5 चिन्हों की, कोई लंबी कहानी या दस्तावेज नहीं है। तो संदर्भ मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। इस वजह से आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। सोचकर ये रोमांच होता है। अगर कल कोई इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाए तो हमें क्या पता चलेगा? सब कुछ। सब कुछ? हाँ, हमें उनके असली नाम पता चलेंगे, उनके राजाओं, रानियों, शासकों के नाम और कहानियां पता चलेंगी, उनका साहित्य, उनके कानून, उनके धार्मिक ग्रंथ क्या कहते थे। सब कुछ इन छोटे छोटे चिन्हों में बंद है। अभी हम जो भी जानते हैं वो सिर्फ पुरातात्विक सबूतों के आधार पर लगाया गया एक पढ़ा लिखा अनुमान है। और लिपि खुलने के बाद ये लोग हजारों साल की चुप्पी तोड़कर पहली बार खुद अपनी कहानी सुनाएंगे। हो सकता है जो हम आज सोच रहे हैं वो सब कुछ बदल जाए। तो इन सभी दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसी सभ्यता की है जो अपने समय से मीलों आगे थी। एक विशाल साम्राज्य, सुनियोजित शहर, उन्नत उद्योग, एक संगठित प्रशासन और एक रहस्यमयी लिपि। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार है जिसे मैं श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। बताइए। आज हम तकनीक और डेटा के युग में रहते हैं, फिर भी हम अपने शहरों में बाढ़, प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये तो सच है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने बिना कंप्यूटर या सैटेलाइट के शहरी योजना और खासकर जल प्रबंधन में जो महारत हासिल की और इतने बड़े समाज में जो सामाजिक तालमेल बैठाया, वो सोचने पर मजबूर करता है।